चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर। आज हम शुरुआत करते हैं आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी से। आपकी सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम एनसीईआरटी पूरी करेंगे 11th और 12th की, जो आपकी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप ईएनएसटी की कर रहे हो, किस किस के एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ। सभी एग्जाम जिसमें आपका बायोलॉजी जूलॉजी पूछा जाता है, आपके लिए एमपीपीएनएसटी, ठीक है, एम्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ बीएससी, एएनएम, जितनी भी आपकी नर्सिंग एग्जाम है, पीवीएफटी, पीएनएसटी, सभी के लिए आपके पहला चैप्टर। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम करेंगे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा करेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? जीव जगत किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, जीव जगत। आपका जो पहला टॉपिक है वो है जीव जगत, जिसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। जीवन क्या है? लाइफ। रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों का पर्यावरण के साथ सामंजस्य। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों का पर्यावरण के साथ सामंजस्य, जिसे हम कहते हैं जीव जगत। चलिए अगला पॉइंट। चलिए सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो कौन है? बताइए। फादर ऑफ जूलॉजी जिसे हम कहते हैं अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? वो भी अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी ये कहा जाता है थियोफेट्स को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो खास खास हम मेन पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है जीव जगत में विविधता। ये आपका पहला चैप्टर है, जीव जगत में विविधता। मैं आपको पूरा बताऊं, एक एक चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। विज्ञान की वह शाखा, अभी मैंने आपको बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक, अभी मैंने आपको बताया जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो है आपके अरस्तु। चलिए अगला पॉइंट। जीव विज्ञान आप सभी को पता है, जीव विज्ञान के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका जंतु विज्ञान और एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी और बायोलॉजी, है ना। जूलॉजी जंतु विज्ञान, ZOOLOGY, और बायोलॉजी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। चलिए अगला। चलिए अगला, ये लीजिए, एक मिनट, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक जो हैं अरस्तु हैं। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके थियोफेट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं।
अभी तो अपना चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो जो खास खास मेन पॉइंट है ना वो बता रहा हूँ, अभी तो चैप्टर अब शुरू होगा। इकाई पहली आपकी कौन सी है? पहली इकाई है, जिसमें आपके कितने चैप्टर हैं? पहली इकाई में आपके 4 चैप्टर हैं। जीव जगत में विविधता, आपका एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी बुक तो उसमें आपको पता होगा। इसमें आपके कौन कौन से हैं? जीव जगत में विविधता, इसमें आपके 4 हैं। कौन कौन सा है? जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इकाई 1 में आपके 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति विज्ञान और प्राणी जगत। अब हम जीव जगत की विविधता, ये पहला चैप्टर करेंगे। इस पहले चैप्टर में भी आपके 4 पॉइंट होंगे। कौन कौन से होंगे हम आगे देखते हैं। चलिए ये लीजिए, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अर्नस्ट मेकर, अर्नस्ट मेयर का जन्म जो हुआ था, क्या याद रखना है? अर्नस्ट मेयर का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद इसका परिचय मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये अर्नस्ट मेकल, आपकी पहली बुक देखना 11th की, उसमें आपको ये इनके बारे में जानकारी आएगी। आप ये लो अर्नस्ट मेकल के बारे में। अर्नस्ट मेकल का जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना है, जन्म जो हुआ था 5 जुलाई 1904 को। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इन्होंने 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। एक पॉइंट और यार, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो 20वीं शताब्दी का डार्विन जो है अर्नस्ट मेयर भाई साहब को कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। अर्नस्ट मेयर भाई साहब के बारे में इतनी जानकारी। और एक और, अर्नस्ट मेयर वर्गीकरण, इन्होंने क्या क्या किया था? वर्गीकरण इन्होंने किया था। वर्गीकी, प्राणी जगत, भूगोल विज्ञान, पक्षी विज्ञान, इनकी इन्होंने खोज की थी। इन्होंने किस किस की खोज की थी? आपको याद रखना है, वर्गीकरण, वर्गीकी, प्राणी जगत, भूगोल विज्ञान, पक्षी विज्ञान, इनकी खोज की थी अर्नस्ट मेयर भाई साहब। ठीक है, तो अर्नस्ट मेयर भाई साहब के बारे में आपको इतनी जानकारी काफ़ी है एग्जाम के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर की। ये हमारा जीव जगत, इसमें आपको कितने, मैंने आपको बताया था ना, 4 है। जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में आपको याद रखना है जीव क्या है, एक ये पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 2 पढ़ेंगे, जीव क्या है और जीव जगत में विविधता। अगले वीडियो में आपका वर्गीय संवर्ग आएगा और फिर वर्गीय सहायक आएगा और फिर इसके क्वेश्चन आएंगे। मतलब 4 भागों में बटा हुआ है जीव जगत। जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीय के संवर्ग और वर्गीय की सहायक। इसके बाद हम इसके करेंगे पहले चैप्टर के एमसीक्यूज। इस तरह से हम हर चैप्टर को इसी प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो खास खास रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जो आपकी एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो इतना आपको टाइम नहीं मिलता है, और आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो देखते हो बहुत सारा है तो बंद कर देते हो। जो मैं आपको इसमें खास खास चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप जरूर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी डेली फ्री क्लास भी चल रही। चलिए अगला, जीव क्या है? जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। जीव 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीवों के गुण, सजीवों के गुण यह दोनों में हो सकते हैं, सजीव में भी हो सकते हैं और निर्जीव में भी होते हैं। लेकिन एक विशिष्ट लक्षण होता है जो केवल या तो सजीव में होगा या निर्जीव में होगा। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना। चलिए अगला, ये यहां पर देख लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का पहला पॉइंट। सभी जीव क्या करते हैं? सभी जीव जो हैं वो वृद्धि करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोषी जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहाँ से वृद्धि करते हैं? ये पॉइंट याद रखना। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है। पौधों में जो है ये वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है।
लेकिन कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होती रहती है। आपसे पूछ ले कि पौधों में वृद्धि कैसे होती है, तो पौधों में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है और ये कोशिका द्वारा संपन्न होती रहती है। और प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। प्राणियों में जो होती हैं यह वृद्धि जो होती है कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन जो होता है विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है। एक कोशिकीय जीव जो होता है वो किसके द्वारा वृद्धि करता है? एक कोशिकीय जीव जो होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्ध में, हाँ, अगर आपसे पूछे कि कोशिकाओं की संख्या किससे गिनी जाती है, तो देखो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं की संख्या गिनी जा सकती है। अगर आपसे पूछे कि कोशिकाओं की संख्या किससे गिनते हैं, तो माइक्रोस्कोप से। चलिए, अधिकांशतः उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादप में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटना है। हाँ, यहां से याद रखना, पर्वत जो होते हैं, पर्वत गोलाशय और रेत के टीले में भी वृद्धि करते हैं। पर्वत गोलाशय और रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन ये निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होगी। जो भी वृद्धि होगा, रेत के टीले, गोलाशय, इसमें एक सीमित वृद्धि होती है। ठीक है, एकत्र हो जाएंगे, सब एक साथ इकट्ठे होंगे, तभी इसमें वृद्धि होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जाता है। जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जाता है। जीव में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होते हैं उनका विवेचना करना ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गोलाशय रेत के टीले में वृद्धि जो होते हैं उनके निर्जीवों के कारण होते हैं। चलिए, मैं आपको इसके फोटो के जरिए बता देता हूं। देखो, ये यहां पर, इसमें तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ये लो, पौधों में वृद्धि जीवन वृद्धि। देखो, यहां से छोटा है, फिर ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ और ये बड़ा हुआ। ये जीवन प्रयत्न चलते रहते। ये छोटा बच्चा है, देखो, ये सजीव, ये फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, ये इससे। लेकिन पर्वत ये निर्जीव है। ये देखो, ये रेत के टीले, ये अगर ये सब इकट्ठे होंगे तो वृद्धि होगी। अगर एक ये यहाँ पर ये रख दिया रेत का, तो वृद्धि होगी क्या? नहीं, इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जैसे ये देखो, रेत का पूरा टीला है ना, तो इसमें वृद्धि होगी। ये निर्जीव है। अगर ये एक दाना रख दिया यहाँ रेत का, तो क्या इसमें वृद्धि होगी? नहीं होगी। ये यहाँ पर आप इकट्ठे करोगे इस ढेर को, तब वृद्धि होगी। लेकिन पौधों में एक आपने ये पौधा लगाया, तो ये धीरे 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 वृद्धि करेगा और ये बड़ा हो जाएगा। ये आप छोटे थे, फिर आपने वृद्धि हुई, वृद्धि, आप इतने बड़े हो गए। तो इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है, इसमें जीवन प्रयत्न वृद्धि नहीं। ये इकट्ठा होगा तभी वृद्धि होगी। तो रेत का टीला है ये। ठीक है, चलिए, आ गया समझ में? जो खास मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। सजीवों के गुण क्या हैं? एक तो वृद्धि, एक जनन, एक उपापचयी क्रियाएं, संवेदनशीलता और कोशिका। सजीवों के कितने गुण होते हैं आपको याद रखना है? सजीवों के 5 गुण होते हैं। एक तो वृद्धि होती है, फिर जनन होता है, उपापचयी क्रिया होती है, संवेदनशीलता और कोशिका। एक एक पढ़ के हम इसको देख लेते हैं। वृद्धि तो मैंने आपको बता दिया, वृद्धि। ठीक है, अब हम जनन देखते हैं। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सभी जीव जो हैं, जो वो अभी इमेज बताया था ना इससे पहले, सभी जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, कोशिका विभाजन कर वृद्धि करते। एक कोशिकी और बहुकोशिकी क्या करते हैं? कोशिका का विभाजन कर वृद्धि करते हैं। प्लांट जो होते हैं, अभी बताया, प्लांट जीवन प्रयत्न वृद्धि करते हैं, जबकि जंतु कुछ सीमित आयु तक वृद्धि करते हैं। ठीक है, अभी मैंने वो पढ़वाया आपको। परंतु जीव जंतुओं को चोट लगने पर वृद्धि करते हैं। जीव जंतु की चोट लगी, जैसे आपके यहाँ पर चोट लग गई, तो आपकी धीरे 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 वृद्धि होगी और वो घाव आपका भर जाएगा। जीव जंतुओं के चोट लगने पर वृद्धि करते हैं,
जीव जो होते हैं आंतरिक वृद्धि करते हैं, अंदर ही अंदर, जैसे किसी जानवर के लग गई तो ऑटोमेटिक वो घाव भरा जाएगा। आपके किसी ने यहाँ पर ब्लेड लगा दी, खून निकल गया, तो वो धीरे 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 वृद्धि करके वो घाव भरा जाएगा। इसलिए जीव आंतरिक वृद्धि करते हैं, अंदर ही अंदर वृद्धि करते हैं। निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव बाह्य वृद्धि करते हैं, जैसे ये रेत, पर्वत, पर्वत बड़ा होता जाएगा बाह्य, ठीक है, गोलाश्म, ये अभी मैंने आपको बता दी। चलिए मेन पॉइंट में इसमें आपको टाइप करके भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये मैंने आपको बता दिया, ये रेत का टीला, ये आप भाई, और ये पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट जनन। हाँ कौन कौन सा देख लिया अभी? हाँ वृद्धि, ये वृद्धि हो चुकी है आपकी, एक पॉइंट खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं जनन पर, फिर उपापचय क्रिया, फिर संवेदनशीलता, और फिर कोशिका पे आते हैं। जनन देख लेते हैं। जनन में क्या है, जो खास खास मेन पॉइंट वो बताऊंगा। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण कर सकता है, ठीक है, अपनी संतति का निर्माण कर सकता है। एक जीव एक संतति, ठीक है। संतति मतलब ये लड़का, इसकी शादी हुई लड़की, है ना, और इनके हुए बच्चे, तो ये क्या हुआ, ये संतति का निर्माण कर रहे। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, ये दो विपरीत जीव होते हैं, जैसे नर और मादा। ये घोड़ा होता है खच्चर, उसकी शादी होती है तो लिंग मैच नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको इसका इमेज के साथ बता देता हूँ। तो संतति कैसे होती है, एक जीव की संतति, जैसे आपकी शादी हुई और फिर आपके हुए बच्चे, ये होती है संतति। चलिए यहाँ पर नर और मादा अपने समान, ये यहाँ पर देख लेते, अपने समान संतति उत्पन्न करने वाला को क्या कहते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करने वाले को हम कहते हैं जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कवक, जिसमें बीजाणु जनन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा होता है। प्लेन एरिया पुनर्जनन होता है, और शैवाल विखंडन, ठीक है, ये याद रख लेना। अलैंगिक जनन के उदाहरण है, कवक में अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु जनन द्वारा होता है। हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा होता है। प्लेमेरिया में होता है पुनर्जनन होता है, और शैवाल में होता है आपका विखंडन। ये देख लो, ये यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं ना। इस प्रकार जनन भी जीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। जनन भी जीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, बहुकोशीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना होता है, जिससे अभिलाक्षणिक लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। माता पिता से मिलते हैं, अभी मैंने बताया, लड़का शादी हुई और उसके लड़का हुआ। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जीव क्या होते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, जैसे फंजाइम लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से फैल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जीव जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। यीस्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, तो अभी बताया, यीस्ट और हाइड्रा में आपका मुकुलन के द्वारा जनन होता है। प्लोनेरिया, ये आ गया। प्लेन एरिया जो होता है, चपटा क्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीवन बन जाता है। जैसे फंजाइम तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। विखंडन विधि द्वारा कौन गुणन करते हैं, ये आपको एक पॉइंट और ये लिखना है। विखंडन विधि द्वारा जो गुणन करते हैं वो करते हैं फंजाइन तंतुमयी शैवाल और मांस का प्रथम तंतु, सभी जो होते हैं सभी विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। मैं कॉपी का ही स्क्रीनशॉट लेकर आपको जो खास खास है मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जब हम एक कोशीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशीय जीव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, एक कोशीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्याप्त होती है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने
को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। कौन कौन से? अभी मैंने बताया, खेसर, खच्चर, गधा अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये जनन नहीं करते। कामगार मधुमक्खी, ये भी आपकी जनन नहीं करती हैं। अनुवर, ये भी आपके जनन नहीं करते हैं। मानव युगल, इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। चलिए, जो खास खास है मेन पॉइंट आपको प्लेन एरिया का याद रखना है और यीस्ट का याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है आपका उपापचय। तीसरा जो पॉइंट है आपका उपापचय। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। सभी जीव रसायन से बने होंगे। जितने भी जीव होंगे वो किससे बने होते हैं? सभी जीव जो होते हैं वो रसायन से बने होते हैं। रसायन जो होते हैं छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाओं में हो सकते हैं। सभी जीव, चाहे वह बहुकोषीय हो अथवा एक कोषीय हो, में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। जितने भी जीव होते हैं, एक कोषीय या बहुकोषीय, सभी में क्या होती हैं? उपापचयी क्रिया होती है। चलिए, ये उपापचय क्रिया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणी, कवक तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया किस किस में होती है? पौधों में, प्राणियों में, कवक में, सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं होती है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। जितने भी निर्जीव हैं जैसे रेत, पर्वत, इसमें उपापचय क्रिया नहीं होती है, लेकिन प्राणी और कवक में उपापचय क्रिया होती है। जीवों के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचय क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव, अतः उपापचय क्रिया निरापाद जीवों के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित है। ठीक है, अतः शरीर की काशिका, ठीक है। चलिए, अगला जो खास खास पॉइंट आपको याद रखना है कि पेड़, पौधे, प्राणी और कवक में उपापचय क्रिया होती है, लेकिन निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। ये अगला पॉइंट है कोशिका। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। चलिए, जीव, कितने जीव है पता है? जीव जो होते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजाति। इन जीवों की प्रजातियां कितनी हैं अगर आपसे पूछ ले, ये मेन पॉइंट है। जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? तो जीवों की प्रजातियां जो हैं 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां हैं जीवों। आपको पता है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? ये याद रखना है, केरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई थी सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक। एक पॉइंट आपको ये याद रखना। वर्गीकरण शब्द किससे लिया गया है? सिस्टेमा से लिया गया, सिस्टोमेटिक शब्द, ठीक है। वर्गीकरण सिस्टोमेटिक शब्द किससे लिया गया? वर्गीकरण शब्द लिया गया। और टेक्सोनोमी जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। चलिए, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। और देख लेते। अब आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट, आ जाता है जैविक विविधता। क्या आ जाता है? जैविक विविधता। जैविक विविधता क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकारों के जैविक विविधता कहते हैं। अब तक की ज्ञात है कि वर्णित अभी बता दिया। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे हम उसी नाम से सारे विश्व में जाने जाते। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति किसे कहते हैं पता है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसका उसे उसी ही नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पद्धति कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं, द्विनाम पद्धति। चलिए, द्विनाम पद्धति के ऊपर आ जाते हैं। जैविक विविधता में यही पॉइंट है। उससे पहले आपको आ जाता है एक और पॉइंट, ICBN का फुल फॉर्म पूछा जाता है और एक ICZN का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सजीवों के दो लक्षण होते हैं, एक पादप और जीव। पादप में होते हैं वनस्पति और जीवों में होते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICBN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल। बी से क्या रहा याद रखना है? बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ये ICBN का फुल फॉर्म आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे
ICZN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे हम कहेंगे जीवों की विविधता, अगला पॉइंट। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो तो आप जरूर पूछ लेना, और कमेंट करके, ये यूट्यूब पे डाला जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।